Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover chapter number 5 Morphology in Flowering Plants of class 11th Biology in one complete shot. तो जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारे चैनल पर एक वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें हम हर एक चैप्टर को 50 मिनट से 1 आवर में कंप्लीट करते हैं। उसी सीरीज के अंदर अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि ये थोड़ा सा मेमोराइजिंग चैप्टर है, तो अगर आप एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद या तो फटाफट से नोट्स को गो थ्रू कर ले, अपनी एनसीईआरटी पढ़ ले, तो आपके लिए इस चैप्टर को याद करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके मेमोराइजिंग वाले पार्ट को अभी के लिए स्किप कर देंगे, फिर वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन के रह जाएगा। सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज कि फटाफट से इस चैप्टर को आप जितना जल्दी खत्म कर सके उतना ही बेहतर है। 1 घंटे की वीडियो देखिए, फिर फटाफट से या तो अपनी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर नोट्स पढ़ लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ताकि आपकी एक एक चीज आपको साथ के साथ क्लियर होती जाए। तो मॉर्फोलॉजी देखिए, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जब हम एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो अगर हम किसी की हाइट देख रहे हैं, उसका स्किन कलर देख रहे हैं, उसके हेयर देख रहे हैं, उसके हेयर पैटर्न देख रहे हैं, हेयर कलर देख रहे हैं, हेयर टाइप देख रहे हैं, आई कलर देख रहे हैं, आई शेप देख रहे हैं, ये सब क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स को जब हम ध्यान में रखते हुए किसी की स्टडी कर रहे हो तो उसे क्या बोला जाता है? मॉर्फोलॉजी। देन कम्स योर, देखिए एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है, हम सीधा जाएंगे एनाटॉमी पे। तो एनाटॉमी क्या होती है? जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें, यानी कि अगर हम ह्यूमंस के टर्म्स में बात करें, जैसे सपोज हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करने लग गए, हम अपनी किडनीज के स्ट्रक्चर की बात करने लग गए, वो सब किस में आता है? ये आपका आता है एनाटॉमी में। यानी कि जो भी आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स डायसेक्शन के बाद एक्सपोज हो जाते हैं और हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। देन कम्स योर हिस्टोलॉजी, यानी कि जब हम टिश्यूज की स्टडी करें, उनके कॉम्पोजिशन की स्टडी करें और उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करें, दैट इज योर हिस्टोलॉजी। ओके, देन कम्स अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या होता है? देखिए, हम सभी ना अपने आप को किसी ना किसी तरह से अडेप्ट करते रहते हैं। हमारे अंदर जो वेरिएशंस आते हैं, एवोल्यूशंस होते हैं, वो सब क्यों आए? ताकि हम हर एक कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर पाए, वेदर इट इज एनीथिंग। अब जैसे कि अगर हम मस्किटोज की बात करें तो सबसे पहले जब ऑल आउट आया था तो मॉस्किटोज कितनी जल्दी मर जाते थे, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि मॉस्किटोज भी ना ऑल आउट रेजिस्टेंट हो गए। उन्होंने अपने अंदर इतना एवोल्यूशन लिया, इतना अडेप्टेशन कर लिया कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना ही तो वो जो हम कॉइल लगाते हैं उससे, ना ही आपके मॉर्टिन ऑल आउट किसी भी चीज से। इसीलिए बेचारी जो कंपनीज है वो भी फटाफट से अपना एवोल्यूशन करे जा रही है, और मॉस्किटोज इतने तेज है कि वो भी फटाफट से अपने आप का एवोल्यूशन करे। तो ये क्या है? अपनी सिचुएशन में बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए, इस कंडीशन में भी उन्होंने क्या करा? खुद को अडेप्ट करा। और अडेप्ट कैसे करा? अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शंस में, अपने सेल्स टिश्यूज में कुछ ऐसा करा कि वो उस ऑल आउट रेजिस्टेंट को, वो ऑल आउट रेजिस्टेंट बन सके। तो आई होप आपको अडेप्टेशन समझ आया होगा। यानी कि लिखा है कि कोई भी ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंजेस, किसमें? स्ट्रक्चर में या फंक्शन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के या फिर उसके किसी भी पार्ट में, जिससे नेचुरल सिलेक्शन, मतलब ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। अभी तो मैंने जो ऑल आउट वगैरह की बात की है तो ह्यूमन सिलेक्शन हमने करा ना, दैट इज नॉट नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। लेकिन अगर नेचर में सरवाइव करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम तो वार्म ब्लडेड है, तो हम सर्दियों में भी सरवाइव कर जाते हैं, हम गर्मियों में भी सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास थर्मल रेगुलेशन की पावर है ना। हमारी जो बॉडी है वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे जो आप हमारे पास ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिजर्ड हो गई, आपने देखा होगा कि सर्दियों में लिजर्ड्स नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो होती है कोल्ड ब्लडेड, जिसकी वजह से वो सर्दियों में सरवाइव नहीं कर पाती। इसीलिए उन्होंने अपने अंदर, अब वो मर जाती अगर अडेप्टेशन ना करती, तो उन्होंने क्या अडेप्टेशन करा अपने अंदर कि वो ना कहीं पे भी छुप जाते हैं और सो जाते हैं और सीधा गर्मियों में उठते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, आप फ्रॉग चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आप हाइबरनेशन पढ़ेंगे, वो भी फ्रॉग का एक अडेप्टेशन है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चर में या खुद के अंदर कोई भी चेंजेस लेके आता है ताकि वो इजीली एनवायरमेंट में सरवाइव कर सके और अपने आप का नंबर मल्टीप्लाई कर सके, यानी कि अपनी स्पीशीज को बढ़ा सके थ्रू रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस को बोला जाता है अडेप्टेशन। आई होप इतनी बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम शुरू करने वाले हैं अपने एक्चुअल चैप्टर से, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम एक्सटर्नली स्टडी करेंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें हम हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट ऑफ प्लांट की इंटरनल स्टडी करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले रूट से, ठीक है। रूट क्या होता है, रूट प्लांट का वो वाला पार्ट होता है जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है। अब देखिए, एक छोटा सा हम इंट्रो ले लेते हैं कि कोई भी अगर एक सीड है, ठीक है, सपोज ये कोई सीड है, ठीक है, हम एक डायकॉट सीड का एग्जांपल ले रहे हैं, ओके, और ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये हो गए दो कॉटिलिडन्स एंड दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल, वो बनाता है प्लेम्यूल, ओके, एंड जिसका नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ये बनाता है रेडिकल, ठीक है, यानी कि प्लेम्यूल ये बना रहा है, सॉरी ये मैंने एच लिख दिया, यहाँ पे आएगा रेडिकल। हाइपोकोटाइल क्या बना रहा है, रेडिकल, और एपिकोटाइल क्या बना रहा है, प्लेम्यूल। ये आप अभी पढ़ेंगे एंड इन क्लास 12th का भी जो आपका पहला चैप्टर है वहां पे भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसने बनाया प्लेम्यूल, इसने बनाया रेडिकल। अब ये जो प्लेम्यूल और रेडिकल है, इनका काम है फ्यूचर, जैसे प्लेम्यूल जो है वो क्या बनाएगी, ये बनाएगी फ्यूचर शूट, परफेक्ट, यानी कि स्टेम वाला पार्ट। और ये जो रेडिकल है, आर फॉर रेडिकल, रेडिकल क्या बनाएगी, आर फॉर रूट, परफेक्ट। तो रूट किसने बनाई, रेडिकल ने। जब रेडिकल एलोंगेट हुआ तो उसने क्या बना लिया, रूट, ठीक है। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई देखो, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, क्या होती है रूट, क्लोरोफिल यहाँ पर ऑब्वियसली क्यों होगी रूट में, उसे थोड़ी फोटोसिंथेसिस करना है, तो क्लोरोफिल इज एब्सेंट। यहाँ पर कोई नोड्स इंटर नोड्स नहीं होता है। अच्छा, नोड्स इंटर नोड्स क्या होता है, सपोज ये आपकी एक स्टेम है, ठीक है, और यहाँ से एक लीफ या कोई फ्लावर निकल रहा है, यहाँ से भी कोई फ्लावर लीफ आ रहा है और यहाँ से भी, तो वो पॉइंट जहां से आपके फ्लावर्स और लीव ओरिजिनेट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है नोड, ठीक है। तो एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, और आपकी एक नोड ये रही, परफेक्ट। अब इसी के साथ साथ आपको देखना है इंटरनोड क्या होता है। तो दो इंटरनोड के बीच का जो स्पेस, सॉरी, दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है इंटरनोड, वेरी सिंपल। अच्छा, अब हम देखेंगे दो चीजों को, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव, यहाँ लिखा हुआ है दो चीजें, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक, सॉरी फोटोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जियोट्रॉपिक क्या होता है, जियोट्रॉपिक होता है आपका अर्थ की तरफ, ठीक है। कोई चीज अगर अर्थ की तरफ है, कोई चीज अगर अर्थ की तरफ है यानी कि नीचे की तरफ है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। अगर वो अर्थ से ऑपोजिट साइड है यानी कि ऊपर की तरफ है, तो हम उसे बोलते हैं नेगेटिव सॉरी जियोट्रॉपिक। अब बात करें फोटोट्रॉपिक की, तो देखो फोटो मतलब कुछ सनलाइट से रिलेटेड है ना, तो सनलाइट की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ कोई ग्रोथ है, दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और अगर नीचे की तरफ है तो दैट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। अब अगर हम रूट की बात करें, तो रूट किसकी तरफ होती है, रूट नीचे की तरफ होती है ना, तो यानी कि जियोट्रॉपिक वाइज इट इज पॉजिटिव, लेकिन फोटोट्रॉपिक वाइज इट इज नेगेटिव। आई होप इतना क्लियर होगा। वही यहाँ पर लिखा है कि जो रूट है वो कैसी होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, लेकिन नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। आगे आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम पे। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं रूट के, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल, एंकरेज प्रोवाइड करती है प्लांट पार्ट्स को ताकि वो विदस्टैंड कर पाए, एक जगह पर रह पाए, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फूड मटेरियल को भी स्टोर करके रखती है और पीजीआर्स को भी सिंथेसाइज करती है। ये पीजीआर्स क्या होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस के पास हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, वैसे ही हमारे जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उनमें से कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो कि रूट सिस्टम भी बनाता है। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब है वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स। हमारे पास तीन तरह की रूट्स होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। तो टैप रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं, जो कि रेडिकल से बने, ठीक है, जो कि डायरेक्टली रेडिकल से बन जाए, उसको बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। कैसी दिखती हैं, कुछ इस तरह की ये दिखती हैं, ओके। ये कहाँ मिलेंगे आपको, डायकॉट प्लांट्स में मिलेंगे। अब देखिए डायकॉट प्लांट्स
से ज्यादा इवॉल्व्ड प्लांट्स कौन से हैं? मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, तो यार ये तो पुराने जमाने के प्लांट्स हैं, तो ये पुरानी वाली रूट को ही साथ लेके चल रहा है। इन्होंने बोला कि रूट अगर सिर्फ रेडिकल से बनती है तो हम भी सिर्फ रेडिकल से ही बना सकते हैं, क्योंकि हम तो लेस इवॉल्व्ड है। इससे आप याद रख सकते हैं कि जितने भी डायकॉट प्लांट हैं वहां पर जो रूट है वो कौन सी होगी? टैप रूट। और टैप रूट किससे ओरिजिनेट करती है? रेडिकल से। ठीक है, अब फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट्स किसके पास होते हैं? मोनोकॉट्स के पास। मोनोकॉट्स है डायकॉट से ज्यादा एवॉल्व्ड, यानी कि उन्होंने कुछ तो डिफरेंट किया होगा अपने रूट में। इसमें क्या होता है, बनता तो रेडिकल से है, लेकिन ये जो प्राइमरी रूट बनती है रेडिकल के एलोंगेट होने के बाद वो डेड हो जाती है कुछ टाइम बाद। और फिर क्या होता है, जो स्टेम का बेस होता है वहां से कुछ फाइबर जैसी रूट बनने लग जाती है, जिसे बोलते हैं फाइबरस रूट्स। ठीक है, कहाँ मिलेंगी? मोनोकॉट प्लांट्स में मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, पैडी एंड ग्रासेस। देन कम्स एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस वो वाले शैतान बच्चे हैं जो टीचर ने जो कह दिया उसको तो मानना ही नहीं है। मतलब ये वो वाली रूट्स हैं जो ना ही तो आपके रेडिकल से बनेंगी, क्योंकि हमने बोला था रेडिकल से बनोगे, ना ही बेस ऑफ स्टेम से बनेगी। ये कहीं से भी बन जाएगी पर भाई रेडिकल से नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये वो वाली रूट्स होती हैं जो किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से ओरिजिनेट कर जाएगी बट रेडिकल से नहीं करेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बैनियन ट्री। आप सभी ने बैनियन ट्री तो देखा ही होगा। बैनियन ट्री की रूट क्या आपको सॉइल से आती हुई दिखती है? अगर ये एक बैनियन ट्री है, थोड़ा अजीब सा है, बट इसकी रूट्स कुछ इस तरह की होती हैं, इस तरह की। क्या बोलते हैं इन रूट्स को? इन रूट्स को बोलते हैं प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। इसी तरह से शुगर केन और मेज के पास होती है स्टिल्ट रूट्स, एंड राइजोफोरा के पास होती है रेस्पिरेटरी रूट्स। अच्छा, ये रेस्पिरेटरी रूट्स क्यों बोला गया? देखिए, जो राइजोफोरा है ना वो थोड़ी सी कीचड़ वाले एरियाज में होता है, मार्शी एरियाज में होता है। तो वहां पर सॉइल के अंदर जो फोटोसिंथेसिस, सॉरी नॉट फोटोसिंथेसिस, जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता। तो इसीलिए अपनी ऑक्सीजन डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए जो राइजोफोरा की रूट्स है ना ये ऊपर की तरफ आने लग जाती हैं सॉइल से, इस तरह से। ठीक है, इसीलिए इनको बोला गया रेस्पिरेटरी रूट्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रीजन ऑफ रूट्स। अब हम रूट को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कि रूट किस तरह की होती है। तो पहले हम डायग्राम देखेंगे, देन हम थ्योरी पे आएंगे, क्योंकि उसके बाद आपको आधे से ज्यादा चीजें खुद ही क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये रहा आपका डायग्राम ऑफ अ रूट। सबसे पहले एट द टिप, एट द एपेक्स ऑफ द रूट, हमारे पास है रूट कैप। और ये जो रूट कैप है ये किस लिए है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा रूट कैप से ऊपर चले तो यहाँ पर होती है छोटी 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 सेल्स। कौन सी सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एंड लिविंग वर्ल्ड जिसने पढ़ा है उसे इतना तो पता चल गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम होता है ग्रोथ करवाना, क्योंकि जो प्लांट है वो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहता है, जिसे ओपन पैटर्न बोला जाता है। और क्योंकि वो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो कर रहे हैं तो उनके पीछे किन्हीं सेल्स का भी तो हाथ होगा, इसी वजह से तो वो ग्रोथ कर पा रहे हैं। कौन सी वो सेल्स है जो थ्रू आउट देयर लाइफ बार बार मल्टीप्लाई 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 करती रहती हैं? दो सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत सारी, जो बहुत जल्दी 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 डिवाइड कर रही हैं। अब अगर यहाँ पे इन सेल्स को जल्दी जल्दी डिवाइड करना है तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए, सबसे पहली बात इनकी सेल वॉल होनी चाहिए थिन, क्योंकि अगर सेल वॉल थिक हो गई तो इनके लिए डिवाइड करना हो जाएगा मुश्किल, है ना। बार बार अपनी सेल वॉल को थिक करेंगे तो फटाफट से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से इनकी सेल वॉल होती है थिन। अब क्योंकि इन्हें बार बार डिवाइड करना है इस वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो होता है बड़ा, तो सेल वॉल थिन, न्यूक्लियस हो गया बड़ा, और जो साइटोप्लाज्म है उसके पास होना चाहिए बहुत सारा न्यूट्रिशन ताकि सेल अच्छे से डिवाइड हो पाए। तो यहाँ पर डेंस प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा इन सेल्स के पास। ओके, इससे थोड़ा सा ऊपर चले। अब भाई बहुत सारी सेल्स का बर्थ तो हो गया, अब वो बढ़ेंगी, अपनी हाइट बढ़ाएंगी, तो इसीलिए वो आ गई है रीजन ऑफ इलोंगेशन में। यहाँ पर सेल अपनी मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंचते हैं, इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है दैट दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, अब जितनी हाइट बढ़नी थी सेल्स की वो भी हो गई, अब वो अपने मैच्योरेशन की तरफ जाएंगे। तो रीजन ऑफ एलोंगेशन से थोड़ा ऊपर चलते ही हमारे पास आएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, यहाँ पर सेल्स फुल्ली डिफरेंशिएटेड हो चुके हैं, फुल्ली मैच्योर हो चुकी हैं, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी। कुछ एपिडर्मल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी जो कि डेवलप करके अपने आप को क्या बना लेंगे? रूट हेयर में चेंज कर लेंगी। रूट हेयर का काम क्या होता है? रूट हेयर का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि जो आपका एब्जॉर्प्शन है ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वो अच्छे से हो पाए। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा रूट के बारे में।
तो चलिए बढ़ते हैं अब थ्योरी की तरफ, ताकि फटाफट से जो भी पढ़ा उसका हो जाए एक क्विक रिविजन। तो देखिए, हमने सबसे पहले बोला रूट कैप से हमने शुरुआत की थी। एपिक्स पर रूट कवर्ड है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है इस एपिकल पार्ट को। फिर हम आए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पे। यहाँ की जो सेल्स हैं उनके पास एबिलिटी है टू डिवाइड। सेल्स कैसी है? छोटी हैं, उनकी सेल वॉल थिन है क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, और क्योंकि उन्हें बहुत सारी न्यूट्रिशन की जरूरत है इसलिए उनके पास है डेंस प्रोटोप्लाज्म। देन आए हम रीजन ऑफ एलोंगेशन की तरफ कि भाई अब सेल्स का बर्थ तो हो गया, अब वो अपनी हाइट ग्रो करेंगी, राइट। तो अब हम बढ़े रीजन ऑफ एलोंगेशन की तरफ। यहाँ पर क्या हुआ, सेल्स कर रहे हैं अपने आप को ग्रो, अपने आप की हाइट बढ़ा रहे हैं। दैट्स व्हाई हमने इस रीजन को बोला रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। देन हम आए रीजन ऑफ मेच्योरेशन की तरफ। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो फुल्ली मेच्योर हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, और अब वो डिवाइड नहीं करेंगी। कुछ ऐसी एपिडर्मल सेल्स हैं जो फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं रूट हेयर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर रीजन ऑफ रूट्स। आई होप आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की तरफ कर पाए। जो हमारी रूट्स हैं वो खुद को क्यों मॉडिफाई करेंगी, ताकि वो अच्छे से अपने काम को कर पाए। उनका काम क्या है? सपोर्ट देना, स्टोरेज करना और रेस्पिरेशन करना, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए उन्होंने अपने आप को चेंज किया प्रॉप रूट्स में और स्टिल्ट रूट्स में। प्रॉप रूट्स का एग्जांपल बैनियन ट्री, जो कि अभी अभी आपने देखी। देन स्टिल्ट रूट का एग्जांपल मेज एंड शुगर केन। रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको बताया राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट्स बन जाते हैं। उन रेस्पिरेटरी रूट्स का क्या नाम है? न्यूमेटोफोर्स। क्या नाम है उन रेस्पिरेटरी रूट्स का? न्यूमेटोफोर्स। मैंने आपको बताया था अभी पीछे की रेस्पिरेशन के लिए ऐसा क्यों हुआ। देन फूड को स्टोर करने के लिए वो किसमें चेंज हो गई? जैसे रेडिश, जिसको फ्यूजिफॉर्म बोला जाता है, टर्निप जिसे नैपीफॉर्म बोला जाता है, कैरेट जिसे कॉनिकल बोला जाता है, एंड पेसिकुलेटेड फ्लैशी रूट जिसे एस्पेरेगस बोला जाता है। दीज ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। थोड़ी बहुत पीछे नॉइज प्रॉब्लम आ सकती है, सो प्लीज इग्नोर दैट। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्टेम की तरफ। स्टेम क्या होता है? स्टेम होता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि वो वाला पार्ट ऑफ प्लांट जो कि हवा में है। भाई रूट तो अंडरग्राउंड पार्ट थी, लेकिन स्टेम क्या है? एरियल पार्ट है, राइट। तो स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम का काम होता है सबसे पहली बात तो जितने भी फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, उन सबको अपने अंदर से ओरिजिनेट करवाना, राइट। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेम में होता है। सबसे पहली चीज, स्टेम किससे बनी? प्लूम्यूल से, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था। देन इनके पास ऑब्वियसली नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगे, क्योंकि नोड से ही तो फ्लावर्स और लीव्स वगैरह बनेंगी, और दो नोड्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स। स्टेम्स का फंक्शन क्या क्या होता है भाई? एक्सपोजर ऑफ लीव्स, एक्सपोजर ऑफ फ्रूट्स, एक्सपोजर ऑफ फ्लावर्स। इसके साथ साथ ये वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन भी कराते हैं और फूड का भी ट्रांसलोकेशन कराते हैं। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो स्टेम्स है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। किसी किसी में सपोर्ट के लिए कर लेते हैं, किसी किसी में प्रोटेक्शन के लिए, और किसी किसी में तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है जब हम किसी प्लांट के एक छोटे से पार्ट से एक न्यू प्लांट बना दे, तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। परफेक्ट। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले वाले मॉडिफिकेशन पे कि भाई फूड को स्टोर करने के लिए इन्होंने अपने आप को किस किस तरह से मॉडिफाई किया है। तो अगर हम बात करें राइजोम, किसमें? जिंजर एंड टर्मरिक में। पोटैटो के ट्यूबर्स, अनियन के बल्ब्स, एंड कॉम ऑफ कोलोकेशिया एंड अमोर्फोफेलस जमीन का। सपोर्ट के लिए इन्होंने अपने पास बना लिए टेंड्रिल्स। किस किस में? वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, कुकुम्बर, पंपकिन, और जितने भी आपके गार्ड्स होते हैं उन सब में भी जो उनकी बेल होती है उसमें आपको ये स्टेम टेंड्रिल्स देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन बनता है, अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर बनेंगे थॉर्न्स। यहाँ पर क्या बनेंगे? थॉर्न्स। और कैक्टस में क्या होते हैं? स्पाइन्स, ठीक है। जो कैक्टस में स्पाइन्स होते हैं दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। वहां पर जहां पर कैक्टस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह में, तो वहां पर वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज कर देना। तो ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए वहां पे जो कैक्टस होते हैं वो अपनी लीफ को मॉडिफाई करके इतना पतला कर ले कि जो वाटर लॉस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये था आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। इसको मॉडिफिकेशन ऑफ थॉर्न्स, जो आपके मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है उसके साथ आप प्लीज़ मिक्स मत करिएगा।
ठीक है। अब हम आ गए हैं वेजिटेटिव, तो सॉरी फॉर प्रोटेक्शन के जो आपके एग्जाम्पल हैं थॉर्न्स का, दैट इज सिट्रस एंड बोगनविलिया। अब हम आ गए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप अंडरग्राउंड स्टेम्स ले ग्रास की, जिन्हें बोलते हैं रनर, तो आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी के स्टोलॉन्स और मिंट और जैस्मिन के लेटरल ब्रांचेस, आइकॉर्निया के ऑफसेट्स, इन सब की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि होती है फाइलोक्लैड। फाइलोक्लैड क्या होता है भाई? फाइलोक्लैड स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए बनाया, मॉडिफाई करा स्टेम ने अपने आप को फाइलोक्लैड में। क्यों करा? ताकि ये एसिमिलेशन कर पाए फूड का। किसका? एसिमिलेशन कर पाए फूड का, फूड बना सके। अब देखिए, मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था कैक्टस का। कैक्टस का मैंने आपको एग्जाम्पल देके बोला था कि इन्होंने जो लीव्स हैं उनका सरफेस एरिया इतना कम कर दिया कि वाटर का लॉस ही ना हो पाए। अब अगर वाटर का लॉस ही नहीं हो रहा तो भाई ठीक है, एक तो फ़ायदा हो गया, लेकिन एक नुकसान भी तो हो गया। फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? पानी तो बचा लिया, खाना कहाँ से बनाओगे? तो इन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया और इन्होंने अपने स्टेम को इतना मोटा और क्लोरोफिल बेयरिंग कर लिया कि अब इनका जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो स्टेम करने लग गई। जैसे कि हम बात करें कैक्टस की, तो कैक्टस का साइंटिफिक नेम क्या है? ओपनशिया। तो ओपनशिया की जो फ्लैटेंड स्टेम है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलोक्लैड। ऑल्सो यूफोरबिया भी एक प्लांट है जिसमें जो आपकी स्टेम है वो अपने आप को किस में चेंज कर लेती है? सिलेंड्रिकल शेप में। इनके पास क्लोरोफिल होती है और ये क्या करने लग जाते हैं? फोटोसिंथेसाइज। अब हम आ गए हैं लीफ पर। तो देखिए लीफ कहाँ पे बन रही है? लीफ बन रही है आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम से। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? अभी नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या है लीव्स? फ्लैटर्न्ड ग्रीन स्ट्रक्चर है, एक्रोपेटली अरेंज्ड है और फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। एक टिपिकल लीफ के पास एक लीफ बेस होता है, एक पेटियोल होता है और एक लैमिना होता है विच इज अ लीफ ब्लेड। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस हो जाता है ना वो स्वेल हो जाता है। जो लीफ बेस है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं पल्विनस। देखिए लीफ बेस के पास कुछ आउटग्रोथ्स होती है जिन्हें बोलते हैं स्टिप्यूल्स। अब ये जो स्टिप्यूल्स हैं या तो ये प्रॉपरली दिख जाते हैं, तो ये किस में दिख पाते हैं? डाइकॉट स्टेम में ज़्यादा अच्छे से विजिबल होते हैं। लेकिन मोनोकॉट की बात करें तो क्या होता है कि जो स्टिप्यूल है वो अच्छे से विजिबल नहीं हो पाते क्योंकि ये स्टेम को कवर कर लेते हैं। ग्राम वीट इसके एग्जाम्पल है। ग्राम वीट क्या है? ग्राम वीट आर मोनोकॉट, है ना। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ लीव्स की, तो हमारे पास दो तरह की लीव्स पाई जाती हैं, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। तो देखिए सिंपल लीव्स यानी कि एक सिंगल लीफ ब्लेड है, ठीक है, जैसे कि आप मैंगो एंड पीपल का देखें। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि वो जो एक लीफ थी ना उसने अपने आप को छोटे छोटे लीफलेट्स में चेंज कर लिया। अगर उन्होंने वो एक ही रेचेस, मतलब देखो जब लीफलेट्स में चेंज हो जाती है लीफ, तो फिर उसके जो वेन है, जो बीच वाली वेन होती है, जैसे मिडरिब बोलते हैं उसको, हम मिडरिब नहीं बोलते, उसे हम रेचेस बोलते हैं, ठीक है। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स वो होती हैं, जैसे कि आपने नीम को देखा होगा, ठीक है। नीम कैसी होती है? कुछ इस तरह की होती है कि एक लीफलेट छोटा सा, एक इधर, ऐसा कुछ आपका नीम होता है ना। और पामेटली कंपाउंड लीफ, वही नाम से देखिए, पाम यानी कि एक ही आपका नोड है और एक ही नोड से आपकी बहुत सारे लीफलेट्स निकल रहे हैं, दैट इज योर पामेटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जांपल है सिल्क एंड कॉटन। अब आ जाते हैं वेनेशन पे। तो वेनेशन क्या होता है कि लैमिना ऑफ लीफ पर वेन्स और वेनलेट्स का किस तरह का अरेंजमेंट है, दैट इज वेनेशन। दो तरह की वेनेशन होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। देखिए रेटिकुलेट हो गई वो वाली जो ना एक नेटवर्क सा बना लिया, मतलब सब कुछ घुचड़ मुचड़ सा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अब आप एक बात बताओ, इतनी कन्फ्यूजन किसकी लाइफ में है? जो इवॉल्व नहीं है टाइम के साथ, यार इवॉल्व ही नहीं हो रहे हो, चेंज ही नहीं हो रहे हो। अगर आप टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगे तो आपकी लाइफ में ऐसी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो कौन इवॉल्व नहीं हुआ? डाइकॉट प्लांट्स इवॉल्व नहीं हुए। सो रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल इज डाइकॉट प्लांट्स। पैरेलल वो वाले जो कि बहुत सुंदर तरह से एक दूसरे से पैरेलल वेव्स अरेंज्ड है। तो इतने अच्छे से सुलझे हुए कौन होंगे? जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेंगे। किन्होंने अपने आप को टाइम के साथ चेंज करा? मोनोकॉट प्लांट्स ने। सो द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल वेनेशन इज मोनोकॉट प्लांट्स। देखिए फटाफट से, ये देखो उल्टा लिखा हुआ है, ये वाले दीज आर पैरेलल एंड दीज आर रेटिकुलेट, ठीक है। तो रेटिकुलेट का एग्जाम्पल डाइकॉट, उलझे हुए लोग, और मत बदलो अपने आप को टाइम से।
और पैरेलल का एग्जाम्पल मोनोकॉट, अच्छे लोग जो कि टाइम को देखते देखते खुद अपने आप को बदलते रहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते रहते हैं। अब हम आ गए हैं फाइलोटैक्सी पे। देखिए फाइलोटैक्सी क्या होती है, जब हम देखें कि लीव्स का किस तरह से अरेंजमेंट है स्टेम या फिर ब्रांच पे, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी देख लेते हैं। 3 तरह की होती है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, होल्ड। नाम से पता चल रहा है यार। देखो अगर एक ही नोड पे एक ही लीफ है, सपोज ये आपका एक आपकी ये स्टेम है, ठीक है, तो एक नोड पे एक ही लीफ, सिर्फ एक नोड पे एक ही लीफ, ऐसे ऑल्टरनेट मैनर पे। थोड़ा गंदा है बट प्लीज़ मैनेज। तो इसको क्या बोला हमने, इस पैटर्न को बोल दिया हमने ऑल्टरनेट। ऑपोजिट मतलब कि एक ही नोड पे 2 लीव्स, यानी कि एक इस साइड तो एक इस साइड, एक इस साइड तो फिर एक इस साइड। और होल्ड मतलब एक ही नोड पे 2 से ज़्यादा लीव्स आपकी, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना रोज एंड मस्टर्ड, ऑपोजिट का एग्जाम्पल है हमारे पास कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, एंड होल्ड का एग्जाम्पल है हमारे पास नीरियम एंड एल्स्टोनिया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए लीफ के क्या क्या फंक्शंस होता है। सबसे पहला तो वही जो आपको हमेशा से पता है, क्या फोटोसिंथेसिस करती है लीफ, उसके साथ साथ क्या करवाती है, गैशियस एक्सचेंज करवाती है, ट्रांसपिरेशन करवाती है, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स करवाती है और कंडक्शन करवाती है। आगे देखते हैं, ये है आपकी टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होल्ड, इसकी हम बात कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पर। तो देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखिए टेंड्रिल्स। यहाँ पर ना आप थोड़ा थोड़ा सेम देखोगे, स्टेम की मॉडिफिकेशन और लीफ की मॉडिफिकेशन, इसीलिए ना कन्फ्यूजन हो जाती है। और वो जो स्पाइन और थॉर्न वाला कन्फ्यूजन था मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, तो उसको प्लीज़ याद रखना क्योंकि उसमें हो जाती है मिस्टेक। तो टेंड्रिल्स की अगर बात करें, हमने देखा था कि स्टेम की भी टेंड्रिल्स बन जाती है गार्ड्स और आपके वाटरमेलन वगैरह में। इसी तरह से लीफ भी अपने आप को मॉडिफाई करके टेंड्रिल्स बना लेती है, जिसके एग्जाम्पल है पी एंड स्वीट पी। ठीक है, तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है यार। अगर आपको लीफ का याद रखना है तो बस ये याद रखो कि मटर वाले जितने भी होते हैं उनकी लीफ क्या करती है, अपने आप को टेंड्रिल्स में मॉडिफाई कर लेती है। स्पाइंस का मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही बता दिया था, ओपनशिया। उसके साथ साथ 2 एग्जाम्पल्स और हैं आपके, एलो एंड आर्जिमोन। देन पिचर क्या होता है भाई, देखो जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जो कि प्लांट्स को कैप्चर करके अपने फूड को उनसे ऑब्टेन करते हैं, उनका वो कौन सा पार्ट होता है जो कि एक्चुअल में कैप्चर कर रहा होता है उस इंसेक्ट को, तो वो क्या होता है, दैट इज़ नथिंग एल्स बट योर लीफ, राइट। तो लीफ ही अपने आप को मॉडिफाई कर रही है इनटू पिचर इन दोज काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब आते हैं हुक। तो हुक का काम क्या होता है, अच्छे से प्लांट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, है ना। इसका एग्जांपल है कैट स्नेल। देन कम्स फ्लैशी लीव्स। भाई जैसे वहाँ पर फाइलोक्लैड था ना, ऐसी यहाँ पर आपके पास फाइलोड आएगा, ठीक है, तो वो भी याद रखना। तो फ्लैशी लीव्स किस किस की, अनियन की और गार्लिक की। वो जो फ्लैशी लीव्स होती है ना, उनका काम होता है फूड स्टोरेज करना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे वहाँ पे फाइलोक्लैड है, यहाँ पे फाइलोड आएगा। तो फाइलोक्लैड में क्या हुआ था, स्टेम ने अपने आप को चेंज कर लिया था किसमें, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन में, और वो फूड बनाने लग गई थी। ऐसे ही फाइलोड में क्या होगा कि जो पिटियोल होता है लीफ का, वो अपने आप को फोटोसिंथेटिक बना लेता है और ग्रो कर लेता है, और क्या करने लग जाता है, फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपको ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, ये शायद नोट्स में मिस हो गया था। तो अब देखिए आप इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि किस तरह से फ्लावर्स का अरेंजमेंट हो रहा है फ्लोरल एक्सिस पर, और फ्लोरल एक्सिस को हम बोलते हैं पेडंकल, ठीक है जी। तो देखिए 2 तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, एक तो रेसिमोज और एक साइमोज। बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए अगर ये एक आपका प्लांट है, ठीक है, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो बड़े वाले तो हैं नीचे, ठीक है, और छोटे वाले ऊपर हैं, ठीक है, छोटे इनसे छोटे, फिर इनसे छोटे और ऊपर, फिर सबसे छोटे और ऊपर। तो यार एक बात बताओ, ये तो अपना साइज़ बढ़ाते जाएंगे ना, इनके पास तो कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं। अब अगर आपके पेरेंट्स घर पे ना हो एक दिन, तो आप क्या पढ़ाई करने वाले हो, आप तो आराम से घूमोगे फिरोगे, गाने सुनोगे, डांस करोगे, है ना। तो जब आपके ऊपर कोई बड़ा नहीं है तो आप तो रुकोगे ही नहीं ना, आपको कौन बोलेगा रुकने के लिए। तो इसीलिए रेसिमोज वाले में क्या होता है ना, इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस जिसको बोला जाता है कि भाई ग्रोथ हो जा रही है, आप बता ही नहीं सकते कहाँ जाके ग्रोथ रुकेगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास रेडिश, मस्टर्ड और एमेरंथस, और इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन क्यों, देखो ना यार, बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। अब भाई साइमोज ने क्या करा, साइमोज ने बोला कि भाई जो सबसे मेच्योर वाला फ्लावर होगा ना, वो सबसे ऊपर बैठा होगा। अब आप एक बात बताओ, क्या जो नीचे छोटे छोटे बेचारे प्लांट जो फ्लावर्स हैं उनकी क्या हिम्मत होगी इस बड़े वाले को कुछ कहने की,
बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये कुछ कह ही नहीं पाएंगे तो ये ग्रो भी नहीं करेंगे, इनके ऊपर तो डंडा है ना, कैसे ग्रो कर जाएंगे। तो भाई इस तरह की हमने इन्फ्लोरेसेंस को बोला साइमोज, एंड इसे बोला हमने डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस की, भाई पक्का हो चुका है कहीं भी जाएंगे लेकिन घर से बाहर तो नहीं निकलेंगे। ये बिल्कुल घर पे खड़े हो गए हैं, सबसे बड़ा वाला फ्लावर, कि कहीं भी जाओ बट तुम यहाँ से ऊपर तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। इसका एग्जाम्पल कॉटन, जैस्मिन एंड कैलोट्रोपिस। देखिए ये आपके डायग्राम्स हैं। अब आ जाते हैं हम फ्लावर पे। फ्लावर क्या होता है यार? फ्लावर होता है जब शूट अपने आप को मॉडिफाई कर ले फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो तरह के फ्लावर हो सकते हैं हमारे पास, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। अगर भाई एक फ्लावर के पास मेल ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है तो वो हो गया बाइसेक्सुअल, अगर सिर्फ एक ही है तो वो हो गया यूनिसेक्सुअल, सिंपल। अच्छा, अब आप एक बात आपके दिमाग में आती होगी हमेशा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड्रोशियम एंड स्टेमन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गायनोशियम एंड कार्पल। तो भाई देखो, डिफरेंस ज़्यादा तो कुछ नहीं है एक्चुअल में। बहुत सारे स्टेमन के ग्रुप को कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोल देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कार्पल के ग्रुप को साथ में गायनोशियम बोल देते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। आज आगे आ जाते हैं। तो देखिए, एक कंप्लीट फ्लावर के पास ना दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास आ जाता है कैलिक्स एंड कोरोला, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास आ जाता है एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम हमें कहाँ मिलेगा? मेल फ्लावर में, क्योंकि एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गायनोशियम हमें कहाँ मिलेगा? फीमेल फ्लावर में, क्योंकि ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कैलिक्स कोरोला का काम होता है, एक्सेसरी ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि ये ना एक्सटर्नली प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्लांट को। जैसे कि कैलिक्स किससे मिलकर बना है? बहुत सारी सेपल्स जब साथ में मिल जाती है उन्हें बोल देते हैं कैलिक्स, बहुत सारी पेटल्स जब साथ में मिल जाती है उन्हें बोलते हैं कोरोला। तो सेपल्स का काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखना, है ना। जब फ्लावर एक बड है, छोटा है, तो उसकी प्रोटेक्शन का काम किसका होता है? उसकी प्रोटेक्शन का काम होता है सेपल्स का। और पेटल्स का काम क्या होता है? पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ताकि वो पॉलिनेशन करवा पाए फ्लावर का, ठीक है। अब सेपल्स फ्री भी हो सकती है, यूनाइटेड भी हो सकती हैं। अगर वो फ्री है तो उन्हें हम बोल देते हैं पॉलीसिपेलस, अगर वो एक साथ यूनाइटेड है तो उन्हें हम बोल देते हैं गेमोसिपेलस। इसी तरह से पेटल्स भी या तो फ्री हो सकते हैं या यूनाइटेड हो सकती हैं। अगर वो फ्री है तो उन्हें बोलते हैं पॉलीपेटलस, और अगर वो यूनाइटेड है तो उन्हें बोलते हैं गैमोपेटलस। अब देखिए, अब हम आ गए हैं एंड्रोशियम पे। तो एंड्रोशियम क्या है? स्टेमेंस ही तो है। स्टेमेंस दो चीज़ों के से मिलकर बना है, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। अब ये स्टेमन अगर डायरेक्टली अटैच है पेटल से तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपिपेटलस, और अगर वो किससे कनेक्टेड है? पेरियंथ से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइलस। अब आपके दिमाग में आओगा ये पेरियंथ क्या है? देखो, कुछ फ्लावर्स में, जैसे कि लिलिएसी फैमिली में जो फ्लावर्स होते हैं, उनके जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं ना, वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, आप उनको बता नहीं सकते, उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनके पेटल्स और सेपल्स को ना एक कलेक्टिवली नाम दे दिया, दैट इज पेरियंथ, ठीक है। तो अगर जो आपका स्टेमिन है वो किससे कनेक्टेड है? पेटल से कनेक्टेड है, तो उसको बोलेंगे एपिपेटलस कंडीशन। और अगर वो पेरियंथ से कनेक्टेड है तो उस कंडीशन को बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ पर भी अगर बहुत सारे स्टेमिन्स हैं और वो यूनाइटेड हैं, तो अगर वो एक बंडल में सारे यूनाइटेड हैं तो उसे बोलेंगे मोनो अडल्फस, जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। अगर वो दो बंडल्स में यूनाइटेड है तो उसे बोलेंगे डाई अडल्फस, जिसका एग्जाम्पल है पी। और अगर वो दो से ज़्यादा में साथ में यूनाइटेड है तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉली अडल्फस, और इसका एग्जाम्पल है आपका सिट्रस। गाइनोशियम पे आ जाते हैं। गाइनोशियम किससे बना हुआ है? पिस्टल या कार्पल। कार्पल आपका तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो वाला प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके क्या करता है? लैंड करता है। फिर पॉलन ग्रेन जो वो वाला पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन को लेके जाएगा एग तक, उसे बोलते हैं स्टाइल। एंड देन जहाँ पर एग एक्चुअल में प्रेजेंट होता है वो क्या होती है? ओवरी। ये कार्पल भी या तो फ्री हो सकता है या यूनाइटेड हो सकता है। अगर ये कार्पल फ्री है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस, जिसका एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज। एंड अगर ये यूनाइटेड है तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है उसको बोलते हैं सिनकार्पस, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है मस्टर्ड एंड टमेटो। अब हम आ गए हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर पर। देखिए, तीन तरह की सिमेट्री पढ़ेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक वो कि आप किसी भी प्लेन में डिवाइड कर दो फ्लावर को, वो ना इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज योर एक्टिनोमॉर्फिक। रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा।
परफेक्ट। देन कम जाइगोमॉर्फिक कि आप किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेन से अगर डिवाइड करेंगे तो ही वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसका एग्जांपल है पी, बीन, गुलमोहर एंड केशिया। देन कम्स एसिमेट्रिक, यार ये बोलता है कि मेरे को तुम किसी भी प्लेन में डिवाइड कर लो, मैं तो डिवाइड होऊंगा ही नहीं सेम इक्वल पार्ट्स में, तो जो खुद ही मना कर रहा है यानी कि आई कैन नॉट, तो इसका एग्जाम्पल है कैना। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, अब किस पोजीशन पर आपका कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ये सब प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर भी हमारे पास 3 तरह के फ्लावर्स बन जाते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस वो जिसमें जितने भी आपके बाकी के चीज़ें हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वो ना ओवरी के नीचे से आ रहे हैं, यानी कि ओवरी सबसे सुपीरियर है, तो वो होते हैं आपके हाइपोगाइनस, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। देन कम्स पेरीगाइनस, जहाँ पर ना ओवरी बीच में है इन सब के, इसका एग्जाम्पल है प्लम, पीच एंड रोज। एंड देन कम्स योर एपिगाइनस, तो एपिगाइनस वो है जब ओवरी सबसे नीचे और बाकी के सारे पार्ट्स इससे ऊपर है, इसका एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, देखिए डायग्राम्स देख लीजिए, यहाँ पे देखो ओवरी सबसे सुपीरियर है, मैं ओपीरियर बोल रही थी, सुपीरियर है, सब कुछ नीचे से आपका ओरिजिनेट कर रहे हैं बाकी पार्ट्स। पेरीगाइनस में ओवरी बिल्कुल बीच में है एंड एपिगाइनस में ओवरी सबसे नीचे है। ठीक है, नाउ कम्स योर थैलेमस और रिसेप्टिकल। तो भाई थैलेमस क्या होता है, जो स्वोलन एंड होता है, जहाँ से ये चारों होल्स आपके कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ओरिजिनेट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, थैलेमस और रिसेप्टिकल। और आपके फ्लावर स्टॉक को क्या बोला जाता है, पेडिसल। नाउ कम्स ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट कुछ नहीं है यार, जो लीव्स हैं, जब वो लीव्स छोटी छोटी होती है, रिड्यूस्ड लीव्स हो जाती हैं, उसे बोल देते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, तो जिन फ्लावर्स के पास ब्रैक्ट होते हैं उन्हें बोल देते हैं ब्रैक्टिएट, और जिनके पास ब्रैक्ट्स नहीं होते उन्हें बोल देते हैं ई ब्रैक्टिएट। पेरिएंथ मैंने आपको अभी भी बताया, अगर कैलेक्स और कोरोला आपस में डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो उन्हें हम बोल देते हैं पेरिएंथ, एंड इसका एग्जाम्पल है लिली। देन कम्स आपके अलग अलग तरह की एस्टिवेशन हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहले ना डायग्राम से ही देख लेते हैं। पहली होती है आपकी वेलवेट, ठीक है, दूसरी होती है आपकी ट्विस्टेड, तीसरी होती है आपकी इम्ब्रिकेट, और चौथी होती है आपकी वेक्सिलरी। ठीक है जी, तो देखिए वेलवेट में क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, सिर्फ सब एक दूसरे के पास पास है बट ओवरलैप नहीं कर रही हैं पेटल्स। ठीक है, ट्विस्टेड में क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है ओवरलैपिंग का कि भाई देखो इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन कोई फैशन ही समझ नहीं आ रहा, कोई पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा, सो दैट इज योर इम्ब्रिकेट। ठीक है, देन कम्स योर वेक्सिलरी की पहले एक ये प्रॉपर ये वाला है, देन इसके साइड में 2 आपको पेटल्स दिखेंगे और फिर सबसे बड़ी वाली सबसे ऊपर होगी। ठीक है, यही सब लिखा है। देखिए एस्टिवेशन क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स किस तरह से फ्लोरल बड में अरेंज्ड है, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। वेलवेट में सेपल्स और पेटल्स बस एक दूसरे को टच कर रही हैं, ओवरलैप नहीं कर रही हैं, इसका एग्जांपल कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट कम्स योर ट्विस्टेड की सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप कर रही हैं और एक पर्टिकुलर फैशन में ओवरलैप कर रही हैं, फॉर एग्जांपल चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर। देन कम्स योर इम्ब्रिकेट की भाई ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन कोई डेफिनेट डायरेक्शन समझ ही नहीं आ रही है, इसका एग्जांपल केशिया एंड गुलमोहर। देन कम्स योर वेक्सिलरी में जो लार्जेस्ट पेटल है वो सबसे ऊपर है, देन उसके नीचे 2 लेटरल पेटल्स हैं और फिर सबसे छोटी वाली नीचे पेटल प्रेजेंट है, एग्जाम्पल इज बीन एंड पी। परफेक्ट। नाउ कम्स प्लेसेंटेशन, किस तरह से ओव्यूल्स ओवरी के अंदर अरेंज्ड हैं उसको बोला हमने प्लेसेंटेशन। हमारे पास कौन कौन सी प्लेसेंटेशन है इसे भी पहले डायग्राम से देखेंगे देन थ्योरी पे आएंगे। देखिए अगर ऐसे बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में सारे ओव्यूल प्रेजेंट है, ऐसे क्या बोलेंगे, एक्साइल बोलेंगे। मार्जिन पे प्रेजेंट है तो बोलेंगे मार्जिनल। पेराइटल यानी कि पेरीफेरी पे प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, पेराइटल। अगर बीच में है और कोई सेप्टम नहीं है, देखिए यहाँ पे आपको सेप्टम दिख रहा था ना, सेप्टम नहीं है तो क्या हुआ, ये फ्री हो गया। और सेंटर में है तो ऑब्वियसली सेंट्रल बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्री सेंट्रल। और अगर बेस पे है तो क्या बोलेंगे, बेसल। फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं और थ्योरी देख लेते हैं। मार्जिनल, अगर मार्जिन पे प्रेजेंट है तो क्या, मार्जिनल, एग्जाम्पल पी। देन एक्साइल यानी कि आपका एक्सिस पे बीच में प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी एक्साइल प्लेसेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन। सिट्रस भी आपके सब इसमें आता है। पेराइटल यानी कि पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जमोन। देन कम्स योर फ्री सेंट्रल यानी कि कोई भी सेप्टा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डायएंथस एंड प्रिमरोज। देन कम्स बेसल यानी कि बेस पर प्रेजेंट है ओवरी, तो बेस पर प्रेजेंट है आपका ओव्यूल ओवरी के, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास सनफ्लावर एंड मैरी
गोल्ड। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा होता है एक ऐसा फ्लैटन्ड कुशन जो कि पैरेंकाइमा से बना हुआ है। व्हाट इज़ पैरेंकाइमा? नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा अच्छे से, तो बस मैं बता सकती हूँ। बट हाँ, ये ना एक टिश्यू होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस वगैरह करता है। ओके, कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। बेसिकली न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करके रखता है। देन कम्स फ्रूट। फ्रूट क्या होता है यार? देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी मैच्योर होके बना लेती है फ्रूट, और ओव्यूल मैच्योर होके बना लेता है सीड, ठीक है। अब पार्थिनोकार्पी क्या होती है? पार्थिनोकार्पी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें फ्रूट डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इस टेक्निक से सीडलेस फ्रूट्स बन जाते हैं। तो सीडलेस फ्रूट्स मतलब जैसे कि बनाना। ओके, देन कम्स योर मोनोकॉटिलिडेनस सीड। तो मोनोकॉटिलिडेनस सीड वो वाले सीड जिनके पास सिर्फ एक आपका कॉटिलिडन होता है, सिर्फ एक कॉटिलिडन, ठीक है। कॉटिलिडन का काम क्या होता है? फूड स्टोर करना और प्रोवाइड करना, क्या? नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। परफेक्ट, राइट। तो भाई इनके पास अच्छा खासा एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, और एक एल्यूरॉन लेयर भी होती है। सीड के पास बस एक ही कॉटिलिडन है, इसीलिए मोनोकॉट बोला, और इसीलिए एक ही कॉटिलिडन है तो एक स्पेशल नाम भी दे दिया, स्क्यूटेलम, ठीक है। यहाँ पर प्लूम्यूल की रक्षा करने के लिए कौन? कोलियोप्टाइल। और रेडिकल की रक्षा करने के लिए कौन? कोलियोराइजा। कैसे याद रखेंगे भाई? प्लूम्यूल में आता है पी, तो कोलियोप्टाइल में भी आएगा पी। रेडिकल में आता है आर, तो कोलियोराइजा में भी आएगा आर, ठीक है जी। ये देखिए एग्जाम्पल, सॉरी, फटाफट से डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले आपका ये आउटर कवरिंग है सीड कोट की, देन ये अंदर वाली लेयर है, ये जो आपको दिख रही है, दिस इज योर एल्यूरॉन लेयर। देन आपका ये बड़ा सा बल्की सा स्ट्रक्चर क्या है? एंडोस्पर्म। फिर ये आपका स्क्यूटेलम है, आपका जो आपका एक ही कॉटिलिडन है। फिर ये देखो, ये आपका प्लूम्यूल है, इस प्लूम्यूल की रक्षा करने के लिए कौन? कोलियोप्टाइल। फिर ये आपका रेडिकल है, इस रेडिकल की रक्षा करने के लिए कौन? कोलियोराइजा। देन कम्स योर डाइकोटिलिडनस सीड। तो डाइकोटिलिडनस सीड में सबसे पहले तो एक हाइलम होता है। हाइलम इज नथिंग बट एक स्कार होता है सीड के कोट पर, ठीक है। और ये स्कार इसलिए होता है क्योंकि यहीं से ना जो सीड थे वो अटैच थे फ्रूट से, इसीलिए यहाँ पर एक निशान रह जाता है, ठीक है। देन कम्स योर माइक्रोपाइल। माइक्रोमाइल क्या है? एक छोटा सा पोर होता है हिलम के ऊपर, और इसका काम होता है जो भी ऑक्सीजन वगैरह सीड को चाहिए होते हैं वो यहीं से सीड के पास जाती है। कॉटिलिडन्स क्या होता है? कॉटिलिडन्स, क्योंकि हम डाइकॉट की बात करें तो यहाँ पर दो कॉटिलिडनस होंगे। कैसे होंगे? फ्लैशी होंगे, और यहाँ पर बहुत सारा इनके पास खाना होगा। देन एम्ब्रियोनल एक्सेस, अब भी आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल, सॉरी उल्टा बोल दिया, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल से बनती है आपकी शूट, रेडिकल से बनती है आपकी रूट। एंडोस्पर्मस सीड्स कौन से? एंडोस्पर्मस सीड्स जहाँ पर फुल आपका जब डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद भी एंडोस्पर्म बच जाए, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर। और नॉन एंडोस्पर्मस जिनमें फुल डेवलपमेंट के बाद कोई एंडोस्पर्म ना बचे, फॉर एग्जाम्पल बीन, ठीक है। ये रहे आपके डाइकॉट के स्ट्रक्चर्स। देखिए, ये छोटा सा स्कार इज योर हिलम, उसके नीचे एक पोर होता है, दैट इज योर माइक्रोपाइल। ये है आपका बाहर का सीड कोट। ये देखिए, ये दो कॉटिलिडन्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज योर होल एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल, जो कि आपकी फ्यूचर शूट बनाता है। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं रेडिकल, जो कि आपकी फ्यूचर रूट बनाता है। तो इतना ही था आपका ये चैप्टर। आई होप आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पर चाहिए वो भी मुझे रेकमेंड करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।